हेलो एंड वेलकम अगेन, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा फाइलम के सामान्य लक्षणों के बारे में। इससे पूर्व वीडियो में हम ये जान चुके थे कि कॉर्डेट के जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या हैं, उनमें किस तरह से अंतर पाया जाता है, उनके बारे में हम जान चुके हैं। शुरू करते हैं इसको। सभी साथियों का स्वागत है। हेलो एंड वेलकम अगेन फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, संघ कॉर्डेटा के सामान्य लक्षणों के बारे में। इससे पूर्व वीडियो में हमने इनके प्राइमरी कैरेक्टर्स को जान चुके हैं। शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करें तो जनरल कैरेक्टर्स में इन एनिमल्स के हैबिटाट की। सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वर्ड जो कॉर्डेटा है उसमें कुछ एनिमल्स को हमें दिमाग में रखना है, जिसमें से जैसे पाइसेज है, मछलियाँ जितने भी प्रकार की हैं, एम्फीबियंस में मेंढक हैं, सैलामेंडर्स हैं, रेप्टाइल्स में लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल्स, एवीज में बर्ड्स हैं, मैमेलिया के बारे में आप फेमिलियर हैं अच्छी तरह से, जिसमें जितने कैटल्स हैं, हम खुद हैं, मंकीज़ हैं, सभी तरह के मैमल्स उसमें शामिल किए गए हैं। इन सब को सोचकर हमारे दिमाग में इनके आवाज़ को हम देखें या इनके जितने भी कैरेक्टर हैं उनको सोचकर हम इनके कैरेक्टर के बारे में बता सकते हैं। सबसे पहले इसमें कैरेक्टर लेते हैं हैबिटाट, जिसको आवाज़ कहते हैं, यानी इनका आवाज़ कहाँ कहाँ पर होगा। तो इनका आवास एक्वेटिक होगा, यानी जलीय आवास में ये पाए जाएंगे, टेरेस्ट्रियल स्थलीय आवास में, और एरियल और वायवीय आवास में ये पाए जाएंगे। वायवीय में ये अपनी फूड एक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से कुछ बहुत सारी बर्ड्स हैं इसमें इंक्लूड की हुई है। एक्वेटिक मीडियम में पाए जाने वाले भी दो प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें एक होता है फ्रेश वाटर एनिमल्स, यानी जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है मरीन वाटर, यानी जो समुद्री पानी में जीव पाए जाते हैं। उन सब का ये इस तरह का हैबिटाट है। टेरेस्ट्रियल में, स्थल भाग में पाए जाने वाले जानवर इस तरह के हैबिटाट में पाए जाते हैं। दूसरा कैरेक्टर ले तो हम लोग सिमेट्री, यानी सममिति, यानी इनमें सिर्फ सिमेट्री कैसे पाई जाएगी। पूर्व जब इन्वर्टिब्रेट्स में हम पढ़ रहे थे तो वहाँ रेडियल, बायरेडियल, बायलेटरल, इस तरह की सिमेट्री पाई जा रही है। यहाँ पर जो कॉर्डेट्स हैं उनमें बाइलेटरल, जिसको हिंदी में कहें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। यानी इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इसको अगर पूरी बॉडी को मिड सैजिटल रीजन से हम ब्रेक करें, बांटें, तो ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है। जैसे ये आपको यहाँ पर एक डायग्राम में दिखाई दिया हुआ है, यानी इसको हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और दो पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ये एक कल्पना है जिसका वर्गीकरण में आधार लिया गया है। वास्तविक रूप से पर्टिकुलर दो एग्जैक्ट सिमेट्री कोई भी एनिमल शो नहीं करता है। थर्ड कैरेक्टर लें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी शरीर का संगठन किस तरह का होता है। यानी कॉर्डेट्स में जो जीव पाए जा रहे हैं उनमें शरीर किस तरह का पाया जाएगा। देखो, इन्वर्टिब्रेट्स में जो शरीर का संगठन है वो प्रोटोप्लाज्मिक से शुरू होता है, जिसमें सबसे सिंगल सेल को हम लोग प्रोटोप्लाज्मिक मानते हैं। फिर मल्टी सेलुलर आते हैं। मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ती है। फिर ऊतक का निर्माण होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। देन ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि लीवर ऑर्गन डेवलप हो गया। उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, जैसे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर कॉर्डेट्स में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा वो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का पाया जाएगा। यानी यहाँ पर ऑर्गन्स, अंग स्तर का ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, जिसमें ऑर्गन्स पूरी तरह से डेवलप हो चुके होते हैं। नेक्स्ट हम कैरेक्टर लें तो सिलोम, जिसको हिंदी में कहें देहगुआ। यानी देहगुआ क्या है वास्तविक, पहले तो हम इसको समझते हैं। देहगुआ ऐसा खाली स्थान होता है या रिक्त स्पेस होता है जो दोनों तरफ से मेसोडर्म की लेयर द्वारा कवर रहता है। यानी दोनों तरफ से मेसोडर्म से घिरा हुआ होता है और खाली स्थान होता है, यानी जगह जहाँ पर एक सिलोमिक फ्लूइड जहाँ पे भर सकता है। तो सिलोम के एक्चुअली कई टाइप्स हैं, लेकिन जो कॉर्डेट्स में जो सिलोम पाया जाता है वो एंट्रोसिलस टाइप का पाया जाता है।
एंट्रोसिलस मीन्स जिसका ओरिजिन इंटेस्टाइन से हुआ है, यानी आर्केंट्रोन से जिसका ओरिजिन हुआ है वो टाइप होता है सिलोम। जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डेवलपमेंट होता है तो एंडोडर्म के आर्केंट्रोन से इंटेस्टाइन का डेवलपमेंट होता है, उसी इंटेस्टाइन से कुछ पाउच निकलते हैं और उसी से सिलोम का ओरिजिन हो रहा है। इस तरह का ये एंट्रोसिलस टाइप की सिलोम यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर 3 जर्मिनल लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, यानी जो बाहर की तरफ, बीच में और अंदर की तरफ, इस तरह जनरली हम इसको इस तरह क्लासिफाई करते हैं। अब जो कोडेट्स हैं उनमें तीनों लेयर पाई जाती है, यानी एक्टोडर्म भी पाई जा रही है, मेसोडर्म भी पाई जा रही है एंड एंडोडर्म भी पाई जा रही है, यानी ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। कुछ एनिमल्स जब पोरीफेरा आपने पढ़ा होगा वहाँ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल भी पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम करैक्टर लें सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन यानी बॉडी में खंडी भवन। यहाँ पर जो कोडेट्स में जो खंडी भवन पाया जाता है वो ट्रू खंडी भवन पाया जाता है, वास्तविक सेगमेंटेशन पाया जा रहा है जिसका नाम दिया गया है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। वास्तविक खंडी भवन यहाँ पर पाया जा रहा है। जब ये हमें अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से दिखाई देता है, जैसे कि ह्यूमंस को लें, मनुष्य के भ्रूण में जब मसल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो सेगमेंटेशन की फॉर्म में होता है। एक्चुअली जो मेटामेरिज्म और सेगमेंटेशन जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम इस तरह से परिभाषित करते हैं कि ऐसे सेगमेंटेशन का सेगमेंट्स का रिपीट होना जिसमें पर्टिकुलर ऑर्गन्स का रिपीटिशन होता हो। जैसे हमने एनेलिडा पढ़ा होगा आपने, तो एनेलिडा में सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है, लेकिन उसमें क्या है, जैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उनकी ट्यूब्स रिपीट होती है, एक सेगमेंट में दूसरे सेगमेंट में फिर रिपीट हो रही है, अगेन रिपीट होने से, यानी वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स रिपीट होता है। तो हमारे में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में सिर्फ मसल्स में ही ये अरेंजमेंट दिखाई देता है, और अगर एडल्ट में देखें, एडल्ट में सिर्फ ये रिब्स जो हमारी पसलियाँ हैं वहाँ पर इस तरह का सेगमेंटेशन दिखाई देता है। और इसके अलावा जो हमारी वर्टिब्री है, वर्टिब्री जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम के एक वर्टिब्री, एक कशेरुकी जो हैं उसको यहाँ पर लिया हुआ है, यानी वो सेगमेंट के रूप में हमारे शरीर में पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर लें तो इसमें हम बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम की, यानी जो कंकाल तंत्र की। जो कोडेट्स हैं उनमें कंकाल तंत्र सुविकसित होता है एकशेरुकों की तुलना में। यहाँ पर दोनों प्रकार का कंकाल सिस्टम पाया जाता है, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल, यानी एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन दोनों तरह का कंकाल पाया जा रहा है। जो एंडोस्केलेटन है वो 2 से मिलकर बना होता है, वो कार्टिलेज से मिलकर बना हो सकता है या बोन से मिलकर बना हो सकता है। जैसे हमारी ह्यूमन्स बॉडी में हमारा जो एंडोस्केलेटन का जो निर्माण होता है, हमें आधारभूत सपोर्ट प्रदान करने का काम हमारी बोन्स करती है। साथ ही साथ जॉइंट्स में हमारे पास कुछ कार्टिलेज भी पाए जाते हैं और उनसे कई प्रकार के जैसे ऑर्गन्स भी डेवलप होते हैं, जैसे ईयर पियाना है जो आपको विदित है। इसके बाद में अगर हम लोग एक्सोस्केलेटन लें, यानी बाह्य कंकाल के रूप में, यानी हमारे शरीर के बाहर की तरफ जो कंकाल पाया जा रहा है उसको हमने सिंपली सरल भाषा में उसको बाह्य कंकाल नाम दिया गया है। ये भी कशेरुकों में विकसित होता है, जैसे कि मैमल्स में हेयर का पाया जाना, नेल्स, हूप्स, खुरों का पाया जाना पशुओं में पाए जाते हैं, स्केल्स मछलियों में पाए जा रहे हैं, रेप्टाइल्स में पाए जा रहे हैं। तो ये एक्सोस्केलेटन का पार्ट है और ये कोडेट्स में वेल डेवलप होते हैं। ये थी स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र की बात। अब हम बात करें एक सिस्टम और आगे बढ़ते हैं इसी सिस्टम में, और हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको देखते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास एक तो ब्लड वेसल्स आती है और हमारा मेन हार्ट जो हमारा हृदय होता है वो आता है। कोडेट्स में जो हृदय होता है वो वेंट्रल सरफेस पे होता है, यहाँ हम हिंदी में कहें तो अधर सतह पर हृदय की स्थिति होती है।
इस हृदय में से बड़ी बड़ी ब्रांच निकल के पूरी बॉडी में धीरे धीरे उनकी साइज छोटी होती, डायमीटर छोटा होता जाके पूरी बॉडी में इसकी सप्लाई होती है ब्लड की पूरे की। तो जब हार्ट पंप करता है तो पूरी बॉडी में ये सप्लाई ब्लड को सप्लाई कर देता है। इसमें से जो डोर्सल ब्लड वेसल्स हैं उसका जो ब्लड फ्लो होता है वो फोर हेड के भाग की तरफ से पोस्ट एनल पार्ट की तरफ इसका फ्लो होता है, जबकि इन्वर्टिब्रेट्स में अपोजिट होता है। जहाँ उनका है आगे का भाग होता है वहाँ पर इसके ठीक विपरीत सर्कुलेशन पाया जाता है। अब हम अगर इसको और विस्तार से देखें तो जो सिस्टम पाया जा रहा है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम वो क्लोज सर्कुलर यानी बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। यहाँ हम ये टर्मिनोलॉजी है वो समझ लेते हैं कि क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किसको कहा गया है। देखो यहाँ पर दो डायग्राम पिक्चर हमें दिखाई दे रही है। एक है हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंपल से हम इसे सरल भाषा में भी समझ में आ रहा है। ओपन वाला यानी जो खुला परिसंचरण तंत्र हो वो खुला होगा और क्लोज में जो बंद प्रकार का होगा। ओपन को देखते हैं सबसे पहले। देखो ये हार्ट है, ये हमारा हृदय है। हृदय से डक्ट्स निकलती है, वेसल्स निकल के पूरी बॉडी में सप्लाई करती है और आगे जाके ये छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। लेकिन जब ये ऊतकों को सप्लाई करती है तो ये सीधा ब्लड ऊतकों में जाके छोड़ देती है, यानी उनके पर्टिकुलर सेल तक अपनी कैपिलरीज का संवहन नहीं करती है, यानी कैपिलरी वहाँ पर ज़्यादा जाल नहीं बनाती है। तो यहाँ पर जितने भी टिश्यू है उनमें सीधा ब्लड छोड़ दिया जाता है। तो ये ओपन हो रहा है, यानी ब्लड टिश्यू में जाके ओपन हो चुका है, इसलिए इसको नाम दिया गया है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरे प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी को देखें तो ये हार्ट है और इसमें जो ब्लड की सप्लाई इन नलियों के द्वारा जो हो रही है वो आगे जाके नलियों से ही नलियों में वापस हार्ट में जाती है और वापस आ जाती है। यानी हम ये कहें कि जो टिश्यू यहाँ से ब्लड गया और ऊतक में भी गया, सेल्स के पास में भी गया, लेकिन कहीं डायरेक्टली टिश्यू में ओपन नहीं हुआ है, वो पर्टिकुलर सेल तक जाता है और वहीं से डिफ्यूजन के थ्रू O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है और फिर वापस ब्लड का ट्रांसपोर्ट हार्ट की तरफ हो जाता है। यानी यहाँ पर कहीं भी ब्लड डिफ्यूज नहीं हुआ है। तो इस प्रकार का सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट आगे अब हम बात करेंगे कोर्डेटा के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कोर्डेटा के पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र जो कोर्डेट्स में पाया जाता है वो पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। कंप्लीट से यहाँ आशय यह पर है कि इसमें माउथ और एनस दोनों पाए जाते हैं। एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आल्सो प्रेजेंट, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कि पेनक्रियाज है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है। इसके अलावा इंटेस्टाइन में उपस्थित कई प्रकार की ग्लैंड्स जो कि एंजाइम्स का सिक्रीशन करती है, ये इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का फॉर्मेशन इन्हीं के थ्रू कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। बहुत ही ईजी है। बाह्य कोशिकीय क्या मतलब, कोशिका के बाहर अगर पाचन होता है तो उसको बाह्य कोशिकीय पाचन कहते हैं। जो कोर्डेट्स है, क्यों कोर्डेट्स में जो एक जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो यहाँ पर स्टोमक पाया जाता है। स्टोमक मीन्स एक बैलून लाइक एक थैले जैसी आकृति का, अंदर काफ़ी स्पेस होता है, वहाँ पर एंजाइम सीक्रेट होते हैं और वहीं पर पाचन की प्रक्रिया संपादित होती है। ये इस प्रकार का पाचन सेल के बाहर की तरफ होने के कारण इसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बाह्य कोश के पाचन कहा गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें हिपेटिक पोर्टल सिस्टम की। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कोर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक और पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, रीनल पोर्टल सिस्टम। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम एक्चुअली जो हमारे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के जितने भी भाग हैं और एसेसरी भाग हैं जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, उनसे एक वसल्स निकलती है। बहुत सारी ऐसे कहें सिंपल सब सरल शब्दों में, वहाँ से नलियाँ निकल के लीवर तक सप्लाई जाती है और
इनके बीच में जो ये जालनुमा जो संरचना बन रही है इसी को हिपेटिक पोर्टल सिस्टम नाम दिया गया है, जो कि सभी में प्रेजेंट होता है। जबकि दूसरा जो सिस्टम है रीनल पोर्टल सिस्टम, इसका कोई खास महत्व नहीं है। ये कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे एवीज और मैमल्स में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा जैसे रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, पाइसेज हैं, उनमें जनरली ये पाया जाता है। अब हम बात करें रेस्पिरेशन की, यानी कोडेट्स में रेस्पिरेशन श्वसन कैसे होता है। रेस्पिरेशन के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि किसी में लंग्स के द्वारा होता है, किसी में गिल्स के द्वारा होता है यानी गलफड़े के द्वारा होता है, किसी में स्किन की सरफेस के द्वारा भी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। रेस्पिरेशन श्वसन से आशय सिंपल सी है कि सरल शब्दों में कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होना, बस यही है। नेक्स्ट हम बात करें एक्सक्रीजन के लिए, उत्सर्जन के लिए। उत्सर्जन के जो टाइप्स हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कुछ अमोनोटेलिक होते हैं, कुछ यूरियोटेलिक होते हैं, कुछ यूरिको यानी अमीनो एसिड सिक्रीट करते हैं। उनको हम बाद में डिटेल से जानेंगे कि कौन से क्लास में कौन से टाइप्स के एनिमल्स किस तरह का सिक्रीशन करते हैं। यहाँ पर जो एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो किडनी पर पाई जाती है। किडनी की डेवलपिंग स्टेज पाई जाती है प्रोटो, मीजो और मेटानेफ्रिक, यानी इस तरह की किडनी अलग अलग एनिमल्स में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो पाया जाता है वो होलो होता है और डोर्सल सरफेस पे पाया जाता है, यानी पृष्ठ सतह पर पाया जाता है। अब इसके बाद में कोडेट्स एनिमल्स हैव ए मस्कुलर टेल इन एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉल्ड पोस्ट एनल टेल। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो पोस्ट एनल टेल है वो कोडेट्स का फोर्थ करैक्टर माना गया है। ये कोडेट्स में जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप होता है, लेकिन बाद में ये डीजनरेट हो जाता है या वो रिग्रेट हो जाते हैं। जैसे ह्यूमंस में, एप्स में ये रिग्रेट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें डोमिनेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन की बात करें तो जनन एक्चुअली कई प्रकार के से हो सकते हैं। लैंगिक जनन होता है एक, अलैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो लोअर एनिमल्स में होता है, जैसे कि आपने पोरीपेरन और सिलेंट्रेट्स, प्लेटिलमेंथ, इन सब में आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेंट देखा होगा। लेकिन जो कोडेट्स हैं वो डेवलप होते हैं एज कम्पेरेटिव टू नॉन कोडेट से। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन जो होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली सभी एनिमल्स में पाया जाएगा। मेल एंड फीमेल सेपरेट होंगे, यानी नर और मादा अलग अलग होंगे, यानी उनका बॉडी ही अलग अलग होगा। कुछ अपवाद स्वरूप हो सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट एनिमल थ्रू डायरेक्ट, ज़्यादातर जो जानवर हैं उनका जो जाइगोट बनने के बाद में जो डेवलपमेंट होता है वो कईयों में तो लार्वा के थ्रू हो सकते हैं, लेकिन कोडेट्स में अधिकतर एनिमल्स डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी प्रत्यक्ष प्रकार का वहाँ पर परिवर्धन होता है। वहाँ किसी तरह की लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। कुछ बहुत ही कम एनिमल्स हैं जिनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, जैसे कि एम्फीबियंस में टेडपोल लार्वा पाया जाता है। अब हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही कम डेवलप होता है या बहुत ही कम एनिमल्स में देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे कि यूरोकोडेट्स सब फाइलम है, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसके अलावा रीजनरेशन यानी पुनरुत्पादन की जो क्षमता इनमें बहुत ही कम पाई जाती है। नॉन कोडेट्स की तुलना में इनमें कैपेसिटी कम ही पाई जाती है। ये तुलनात्मक स्टडी के आधार पर इसको कम मानते हैं। कोल्ड ब्लडेड, ओके, एंड पोइकिलोथर्म्स एंड एक्सोथर्म्स, ये टर्मिनोलॉजी इस तरह दी गई है। कोल्ड ब्लडेड यानी हमें ऐसा लगता है कि ठंडा उनका ब्लड है। दूसरा जो टर्म पोइकिलोथर्म्स यानी समय के अनुसार वो बदलते रहना, और थर्ड है एक्सोथर्म, बाहर के वातावरण के अनुरूप उनका तापमान होना। इसमें एनिमल्स हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, यानी इनकी जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की या पाइसेज की जो
बॉडी होती है वो बाहरी एटमॉस्फेयर से प्रभावित होती है। इन एनिमल्स को कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहा गया है, या पोइकिलोथर्म्स एनिमल भी कहा गया है, या एक्सोथर्म्स एनिमल कहा गया है। दूसरा जो टेम्परेचर के आधार पर होम्योथर्म्स, वार्म ब्लडेड और एंडोथर्म्स, यानी होम्योथर्म्स जिनका तापमान एक समान रहे, जिसमें स्थिरता रहे। वार्म ब्लडेड जो मतलब गर्म रुधिर वाले हो। एंडोथर्म्स जो कि इस अंदर जो ज़्यादा थर्म्स रखने हैं, थर्म्स का मतलब वहाँ हीट से मतलब है एंडोथर्म्स। तो एवीज और मेमल्स हैं वो इस टाइप के एनिमल्स हैं, यानी उनका टेम्परेचर ऊपर वाले एनिमल्स की तुलना में ज़्यादा भी होता है और इनका कांस्टेंट भी होता है। एवीज का टेम्परेचर जो होता है लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है और मेमल्स का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये थे कोर्डेट्स के सामान्य लक्षण। इसके अलावा 3 प्राइमरी कैरेक्टर जिनके बारे में हम जान चुके थे, एक बार फिर से ध्यान दे लेते हैं। पहला था प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, सेकंड था डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड थर्ड था फेरिंग्स विथ गिल स्लिट, यानी फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ये कैरेक्टर्स हम जान चुके हैं। ओके, सभी को धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।